कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म से आप क्या समझते हो? तो देखिए, किसी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, वही उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a unit volume of a given solvent is known as its concentration. And there are various ways for describing the concentration of a solution, like mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million, mole fraction, molality, etc. So let's have discussion on these concentration terms one by one. Starting with mass percentage, which is given by W by W. Students, it actually represents the mass of solute present in a 100 gram of solution, which can be calculated by the given formula. According to this, mass percentage of a component is equal to mass of the component in solution upon total mass of the solution into 100. जिस कंपोनेंट का भी मास परसेंटेज हमें निकालना रहेगा उसका मास ऊपर में, नीचे टोटल मास इंटू 100। इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के बारे में दिया गया है कि इट इज़ 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इट मीन्स इस सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। Now, second one is volume percentage, which is given by V by V. It represents the volume of solute present in 100 ml of solution. It can be calculated by the given formula. Volume percentage of a component is given by volume of the component in solution upon total volume of the solution into 100. हमें सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट का भी वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा उसका वॉल्यूम ऊपर में, नीचे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। इस तरीके से हम हर एक कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के बारे में दिया गया है कि इट इज़ 10% इथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम। इट मीन्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज mass by volume percentage, which is given by W by V. It can be calculated by following formula. The mass by volume percentage of a component is equal to mass of the component in solution upon total volume of the solution into 100. ये concentration term उस केस में कैलकुलेट किया जाता है जिस केस में हमें सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम प्रोवाइडेड रहता है लेकिन सॉल्यूट का मास। तो वैसे केस में हम लोग W by V, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PPM भी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, नॉर्मल केसेस में तो हम लोग ये मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इन सब को यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो काफ़ी ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, काफ़ी ट्रेस क्वांटिटी में। तो वैसे केस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन करते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। PPM ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो जैसे बच्चों परसेंटेज 100 में कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरीके से हम लोग PPM को 10 लाख मतलब मिलियन में कैलकुलेट करेंगे 10⁶। तो चलिए इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। द न्यूमेरिकल इज गिवन बाय इफ 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर dissolves 0.006 ग्राम ऑफ NaCl, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी वाटर इन PPM। तो देखिए हमारे पास दिया है कि 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर में 0.006 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व है। तो इसका PPM कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है जो कि NaCl है, तो हम उसको नोट करेंगे
मास ऑफ NaCl इक्वल टू 0.006 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है सी वाटर का, तो वो कितना है 1030 ग्राम। तो देखिए बच्चों, हमें सॉल्यूट का भी मास प्रोवाइडेड है और सॉल्यूशन का भी, और ppm कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करके आंसर ले आना है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट में एक्चुअली मास ऑफ ए सॉल्यूट आएगा, तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0.006, और मास ऑफ द सॉल्यूशन 1030, उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व करने पे हमारा आएगा 5.8 ppm। फिफ्थ वन इज मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इट कैन बी डिफाइंड एज the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution. It is represented by symbol chi. ये दिखने में x जैसा ही होता है लेकिन प्रोनाउंस chi ही करते हैं। It can be given by following formula. Mole fraction of a component is equal to number of moles of the component upon total number of moles of all the components. Means सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट का भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से हम हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ से बच्चों अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, तो फॉर्मूला देख के थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में ऊपर में भी नंबर ऑफ मोल्स और नीचे में भी नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो चलिए एक ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं जिनके अंदर दो कंपोनेंट ए और बी प्रेजेंट है। कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल्स हम Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स को Nb से। तो अगर बच्चों मैं बोलूं कि इस Na और Nb का यूज़ करके दोनों ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? हाँ, सिंपल, अभी जैसा मैं बताया कि जिस कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। तो जब कंपोनेंट ए का निकालना होगा तो ऊपर में Na रहेगा और बी के निकालते समय ऊपर में Nb लिखेंगे। तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मीन्स काई A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। इसी तरह से काई B इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो चलिए बच्चों, अब इस बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। मीन्स काई A और काई B को ऐड करके हमें देखना है कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो काई A प्लस काई B की जगह हम दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। काई A की जगह लिखेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb और काई B की जगह Nb अपॉन Na प्लस Nb। दोनों ही टर्म का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, नीचे हो जाएगा Na प्लस Nb। ऊपर में भी ऐड करने के बाद Na प्लस Nb ही आएगा। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें तो हमारा हमेशा 1 आंसर आएगा। यही नहीं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, तो तीनों ही कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो चलिए मोल फ्रैक्शन पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, जो कि कुछ ऐसा है। Calculate the mole fraction of ethylene glycol in an aqueous solution containing 20% of ethylene glycol by mass। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसा मैं पहले चैप्टर में बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में सॉल्यूशन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल, दूसरा वाटर। इन्हीं दोनों को ऐड करने से हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो पहला इन्फॉर्मेशन तो ये मिला। दूसरा सॉल्यूशन के बारे में दिया है कि इट इज़
20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। तो जैसा मैं पहले बताया था, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये टर्म एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो इस केस में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन की जगह 100 ग्राम लिख सकते हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी इस तरीके से परसेंटेज वाली वैल्यू दिया रहे ना, तो आप तुरंत सॉल्यूशन को 100 मान लीजिए और उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का मास लिख देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को हमने 100 ग्राम मान लिया, तो हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास हो गया 20 ग्राम। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशन से डील करना है। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो हम कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा ही सॉल्यूट को सेकंड कंपोनेंट मानेंगे और सॉल्वेंट को फर्स्ट कंपोनेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल है उसके जगह W ना लिख के W2 लिखा है, और मास ऑफ सॉल्वेंट उसके जगह W1। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या डाटा मिल गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल का गिवन मास मिल गया, मतलब W2 इक्वल टू 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का टोटल मास हमें पता है W1 प्लस W2 100 ग्राम। तब बताइए, हमें W2 पता है और W1 प्लस W2 पता है, तो W1 नहीं निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर से अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास माइनस कर दे तो हमें वाटर का मास पता चल जाएगा, मीन्स W1 पता चल जाएगा। तो W1 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 मीन्स 80। तो यहाँ से हमें दोनों ही कंपोनेंट्स का गिवन मास पता चल गया, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो हाँ, गिवन मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें जिस कंपोनेंट का भी नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास क्या होगा, तो फॉर्मूला दिया है तो मोलर मास तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ से मोलर मास निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का तो आ जाएगा 62, वाटर का कितना आएगा 18। तो देखिए दोनों ही कंपोनेंट का गिवन मास भी पता चल गया और मोलर मास भी पता चल गया, तो हम दोनों ही कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो N2 हमारा हो जाएगा W2 अपॉन M2 जो कि 20 अपॉन 62 कितना आएगा 0.32। इसी तरीके से N1 भी हम W1 अपॉन M1 वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, 80 अपॉन 18 मीन्स N1 कितना आ जाएगा 4.44 मोल। तो देखिए हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। तो बस क्वेश्चन में हमें Chi2 निकालना है, तो Chi2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.32 अपॉन 4.44 प्लस 0.32। तो हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.068। तो इस तरीके से बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हमें मिल जाएगा, कितना 0.068। अच्छा ये देखिए, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल था, मीन्स इसके अंदर दो ही कंपोनेंट था, एक इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा वाटर। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चेक किया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 1। यहाँ पे भी इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन और वाटर के मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल तो हमें पता चल गया, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट कीजिए तो पूरा इस N1 अपॉन N1 प्लस N2 पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधे 1 में से Chi2 को माइनस कर दीजिए, वाटर का भी पता चल जाएगा। तो Chi1 इक्वल टू 1 माइनस Chi2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.068 मीन्स 0.932। इस तरह से हम सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मोलरिटी। स्टूडेंट्स, इट कैन बी डिफाइंड एज
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही क्वांटिटी एक्चुअल में मोलरिटी रिप्रेजेंट करता है। इसे हम लोग कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। अगर आप मिलीलीटर में यूज़ करोगे तो आपको पूरे फ्रैक्शन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूनिट की। तो फॉर्मूला देख के बताइए मोलरिटी का यूनिट क्या हो सकता है। हाँ, तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है, मोल्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम, वो भी इन लीटर। इसलिए बच्चों मोलरिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। इसे हम लोग मोलर या फिर कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए मोलरिटी पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन। यही है हमारा न्यूमेरिकल, मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन दिया है उसी को लिख लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक NaOH से, दूसरा वाटर से। तो हम लोग लिख लेंगे NaOH प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, NaOH, जिसका मास दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास W2 की वैल्यू प्रोवाइडेड है। और दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन है 500 ml। तो इन दोनों डाटा को हम लोग नोट कर लेते हैं। W2 इक्वल टू 5 ग्राम एंड V इक्वल टू 500 ml। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलरिटी। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, तो सबसे पहला काम वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 लीटर। अब बस बच गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास तो गिवन है, मोलर मास हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि कितना आ जाएगा 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाएगा, कैसे, N2 इक्वल टू W2 अपन M2। वैल्यू पुट करेंगे तो 5/40, जो कि सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0.125 मोल। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भी मिल गया। तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करना है, उन्हें सॉल्व करना है और आंसर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 मोलर। इसे हम लोग 0.25 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं या फिर केवल 0.25 कैपिटल M। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोलरिटी। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स किसी 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही क्वांटिटी मोलरिटी रिप्रेजेंट करता है। इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। याद रखिएगा मोलरिटी वाले फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था नीचे में, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी इन kg। अगर आप ग्राम में यूज़ करना चाहोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बात करें यूनिट की तो यहाँ से देख के बताइए मोलरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा। हाँ, न्यूमरेटर में क्या है, मोल्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, मास, वो भी इन kg। तो हमारा मोलरिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर kg। इसे हम लोग मोलल या फिर स्मॉल m भी लिख सकते हैं। तो चलिए मोलरिटी पे भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दिया है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक इथेनोइक एसिड, दूसरा बेंजीन।
सबसे पहला ये क्वेश्चन उठता है, इन दोनों में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन है। तो देखिए ज़्यादा कौन है, बेंजीन, तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और इथेनोइक एसिड हमारा सॉल्यूट। तो देखिए दोनों का मास गिवन है, तो W2 हमें मिल गया 2.5 ग्राम और W1 मिल गया 75 ग्राम। यही दोनों डाटा देके हमसे मोलालिटी का वैल्यू पूछ लिया गया है। तो बताइए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी देखा हम लोगों ने, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया है लेकिन ग्राम में दिया है, तो सबसे पहला काम हम इस गिवन मास को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा W1 जो कि 75 ग्राम है, इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.075 केजी। हम लोग 1000 से डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं। अब बच गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नहीं गिवन है, लेकिन सॉल्यूट का मास गिवन है। तो गिवन मास को हम लोग उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मोलर मास तो फॉर्मूला देख के पता चल ही जाएगा, और कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, Mt इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। तो देखिए यहाँ से W2 बाई M2 से हम N2 निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि कितना आएगा 2.5 अपॉन 60 मीन्स 0.042 मोल। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मिल गया। बस हमें करना क्या है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करना है, उन्हें सॉल्व करना है और आंसर ले आना है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.56 मोलल। इसे हम लोग 0.56 मोल पर केजी या फिर 0.56 स्मॉल m भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ मोलरिटी एंड मोललिटी विच वन इज बेटर एंड वाई। तो देखिए मोलरिटी और मोललिटी दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पूछ रहा है दोनों में से बेटर कौन है और क्यों। तो क्या रीजन हो सकता है। तो चलिए दोनों के फॉर्मूला को चेक करते हैं। तो दोनों का ही फॉर्मूला सिमिलर है, न्यूमरेटर तो दोनों का ही सेम है, बस डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। मोलरिटी में नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोललिटी में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहीं से आपको क्लू मिलेगा। तो देखिए जो मास होता है वो तो कांस्टेंट होता है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी चीज़ से अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन वॉल्यूम तो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। हम लोग पढ़े भी थे स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, PV इक्वल टू nRT से। तो अगर टेम्परेचर आप चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा। मतलब मोलरिटी एक फिक्स वैल्यू नहीं है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज हो गया वो काहे का बढ़िया, इसलिए मोलरिटी इज बेटर बिकॉज द वैल्यू ऑफ मोलरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम टर्म इन इट्स फॉर्मूला विच वेरीज विद टेम्परेचर। तो इस तरह से बच्चों मैंने 1 बाय 1 सारे ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन भी कर दिया और मैक्सिमम पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दिया। अब बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो इन पे तो परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आएगा। तो कुछ को तो मैं सॉल्व करवा ही हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा, इनको भी सॉल्व कर जाइएगा। हर एक के लिए मैं कुछ हिंट्स भी दे दूंगा जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक बेंजीन एक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों का मास गिवन है, दोनों के मास को ऐड कर दो तो सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा 144 ग्राम। तो इतना डाटा देके आपसे मास परसेंटेज निकालने को बोल रहा। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। फॉर एग्जांपल बेंजीन का निकालना है मास परसेंटेज, तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है 22 ग्राम,
टोटल कितना है 144 इंटू 100, तो इस तरह से नहीं निकल जाएगा। तो ये तो बच्चों वाला था, कर जाओगे सब आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, एक CCl4 दूसरा बेंजीन, दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बन रहा है। और सॉल्यूशन के बारे में दिया है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैं आप लोग को तो बताया ही था, जब भी इस टाइप से परसेंटेज दिया रहे तो तुरंत आप सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लो। जैसे ही सॉल्यूशन को 100 ग्राम मानोगे तो आपका मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा 30 ग्राम। तो बच गया बेंजीन। तो बेंजीन को तो आप सॉल्यूशन के अंदर से CCl4 को माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा, आ जाएगा 70 ग्राम। तो देखिए आपको CCl4 और बेंजीन दोनों का ही गिवन मास पता चल गया। और आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही कंपोनेंट का। तो देखिए गिवन मास पता ही चल गया, फॉर्मूला मेंशन्ड है तो मोलर मास भी निकाल ही लोगे, और W/m करके आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो दोनों ही कंपोनेंट का। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन तो निकल ही जाएगा। तो इसको भी कर जाइएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki की बात की जा रही है, मीन्स जो सॉल्यूशन है उसके अंदर Ki और वाटर प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास डाटा क्या क्या प्रोवाइडेड है। सॉल्यूशन के बारे में दिया है 20% मास बाय मास एक्वस Ki। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को 100 मान लेंगे। जैसे ही सॉल्यूशन 100 ग्राम माने तो Ki की वैल्यू मिल जाएगी, कितना, 20 ग्राम। और जब Ki का मास हो जाएगा 20 ग्राम, टोटल मास है 100, तो वाटर का हो जाएगा 80 ग्राम। यहाँ पे Ki सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। इसके बाद सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है, कितना, 1.202 ग्राम पर ml। अब देखिए सॉल्यूशन का मास है हमारे पास 100 ग्राम, डेंसिटी भी है 1.202, तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो इस फॉर्मूला से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा आ जाएगा 83.2 ml। तो अब देखिए इतना डाटा है हमारे पास। सबसे पहले हमें मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलैलिटी है तो अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो देखिए सॉल्यूट क्या है, Ki, गिवन मास है 20 ग्राम। फॉर्मूला से आप मोलर मास निकाल ही सकते हो। Ki का W पता है, M पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकल सकता। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया ही है, वाटर का मास 80 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर देना तो 0.08 Kg आ जाएगा। तो इस तरीके से इन डाटा का यूज़ करके आप मोलैलिटी निकाल सकते हो। मोलैलिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आप निकाल ही चुके हो, उसको बस आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लेना। और तीसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन भी निकल ही जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो Ki का तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल ही सकते हो, क्योंकि गिवन मास पता है और मोलर मास भी पता है। इसी तरीके से वाटर का भी गिवन मास 80 ग्राम है, मोलर मास 18 आ ही जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों का निकाल सकते हो। तो सिंपल है, आप कर जाइएगा। नाउ लास्ट वन इज, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक सॉल्यूट दिया है जिसका मास है 30 ग्राम और ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे रखा है 4.3 लीटर। तो आपसे मोलरिटी पूछा जा रहा है, तो गिवन मास दिया ही है, फॉर्मूला आपके पास पता ही है सॉल्यूट का, जिससे मोलर मास निकल जाएगा। तो W/m करके आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया ही है तो डिवाइड कर देना, मोलरिटी निकल जाएगा।
सेकेंड केस 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग वॉल्यूम दिया है और फर्स्ट केस का मोलरिटी दिया है, सेकेंड केस का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ पे फर्स्ट केस में M1 कितना है 0.5 मोलर और वॉल्यूम कितना है 30 ml। सेकेंड केस में वॉल्यूम है 500 ml और आपसे मोलरिटी पूछा जा रहा है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप आसानी से ही निकाल सकते हो।